हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार सभी विद्यार्थियों को और सभी दोस्तों को जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। अभी तक के हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटिव 11th के जो टॉपिक चल रहे थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, लेकिन आज से हमारे पास कंपटीशन जो साथी है कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की जितनी वैकेंसियां हैं, राजस्थान लेवल पर जितनी वैकेंसियां हैं, और उनके अंदर जो टॉपिक आता है हमारे जनरल साइंस का आता है, यानी सामान्य विज्ञान का टॉपिक आता है, उसके बारे में भी आज से हमारी क्लासें शुरू हो गई है। तो आज से रोजाना क्लास लगेगी और हमारा ये क्रैश कोर्स रहेगा, यानी एनटीपीसी या रेलवे के डी ग्रुप को टारगेट करेंगे हम। और इसके साथ में बीच में कुछ वैकेंसियां आ रही है, जैसे कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल है, उनके बारे में, उनके अंदर भी जनरल साइंस है, तो वो साथी भी इस लिंक से जुड़े, क्योंकि हम अलग तरह से करवाएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर दिक्कतें नहीं आएगी। तो आज से हमारा 72 दिन का यानी 72 डे का हमारा क्या रहेगा, बैच रहेगा। इसके अंदर कंपटीशन के अंदर जितने भी टॉपिक रहते हैं हमारे, उनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पीछे कुछ स्टूडेंटों की या कुछ साथियों कॉल आई थी और कुछ का मैसेज आया था कि सर आप कंपटीशन की साइंस है वो करवाएं हमें, ताकि आगे वैकेंसी आ रही है उनमें दिक्कत नहीं हो। तो आज से जुड़ जाएं ताकि रोजाना आपको टॉपिक मिलेगा, और 72 दिन के अंदर मैं वादा करता हूं आपके साइंस के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका एग्जाम में छूट जाए। अगर आप रोजाना क्लास लोगे ये, तो 72 दिन के बाद आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जनरल साइंस के अंदर है जो आपको नहीं आता हो। तो पहले थोड़े से हम जनरल बात कर लें कि मैंने सुना है कई बार है कि भी जैसे एनटीपीसी है रेलवे के अंदर, तो उनके अंदर मैथ और रीजनिंग है उसको ज्यादा दें, ज्यादा पढ़ाई करें, और जनरल साइंस तो बहुत कम आती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इस बात को नोटिस करना कि अगर हमारे पास जनरल नॉलेज यानी क्या बात करें हम, सामान्य नॉलेज यानी जीके आता है, जीके आता है ना, तो जीके के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइंस के ही मिलते हैं। जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी के अंदर 25 क्वेश्चन अगर आते हैं जीके के, तो उसके अंदर आपको 13-14 यानी मिनिमम 13 से 14, कम से कम है 13 से 14 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ना फिर एनटीपीसी। तो आपको इस सब्जेक्ट को हल्के के अंदर नहीं लेना है, और जो स्टूडेंट है किससे रिलेटिव, जो नॉन साइंस से रिलेटिव है, यानी जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक साइंस पढ़ी है, आगे साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट है, या जिन्होंने साइंस नहीं ली, वो स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बेसिक से शुरू करूंगा ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हकीकत में साइंस होती क्या है। क्योंकि किसी के बारे में जानने से पहले वो होता क्या है उसको जानना जरूरी है, किसी के बारे में पढ़ने से पहले वो है क्या हकीकत में वो जानना जरूरी है हमें। तो वो भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि जीरो से अगर हम शुरू करते हैं ना, क्योंकि जैसे आपने कह शुरू किए थे तो आपको धीरे धीरे सब चीजें आ गई, किताब पढ़नी आ गई। तो अगर हम इसके साइंस के अगर जीरो से शुरू करते हैं तो जीरो से टॉप तक सिर्फ और सिर्फ आपको 72 दिनों के अंदर मिलेंगे, आपको टॉप तक। यानी कंपटीशन के अंदर वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, डी ग्रुप हो, एसएससी, सीजीएल हो, ठीक है, राजस्थान कांस्टेबल हो, राजस्थान से रिलेटिव ऐसे एग्जाम जिनके अंदर साइंस आती है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, क्योंकि अब रोजाना हम मिलेंगे एक फुल एनर्जी, नई एनर्जी के साथ, और एक अच्छे तरीके से पढ़ाने के आपको टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इसके अंदर देखो कुछ वैकेंसियां, जैसे मान लो कि आरआरबी, एनटीपीसी और डी ग्रुप दोनों आ रखी है। कब से है इनकी डेट आ गई है अपने 15 दिसंबर 2020
की डेट कर दी है रेलवे ने फिक्स अपने एनटीपीसी की। तो उससे पहले हमारे साइंस यानी 72 दिन के अंदर हमने साइंस को कवर करना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कवर करने का मतलब जल्दी जल्दी करना है, आपको उसके अंदर क्वेश्चन हल होने चाहिए, यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपको आसानी से आने चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलना चाहिए। एसएससी में साइंस आती है तो एसएससी के एग्जाम में कहीं नहीं अटकोगे। राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस है, पटवार है और आरपीएस से जितने भी एग्जाम कराती है उनके अंदर अगर साइंस आ रही है तो आप इस चैनल से जुड़े, ताकि आपको 0 से टॉप तक लेके जाएंगे, कहीं पर भी 1% भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आप देखो भी कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, अच्छी बात है, हर सब्जेक्ट अपनी जगह एक फिक्स है, हर सब्जेक्ट अपनी जगह है, सही है, और हर सब्जेक्ट अपनी जगह करना भी तैयार भी करना पड़ेगा हमें। दूसरी बात ये थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, इसको अगर अच्छे समझने का फायदा क्या है हमारे को, जैसे जीके आता है, जीके के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, उसके ए बी सी और डी या वैसे दे हमारे पास ऑप्शन आ गए, हमने क्या देखा, जीके का क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, जस्ट पढ़ते ही हमारे पास चारों ऑप्शनों में से अगर हमारा किया हुआ है तो उत्तर हमें पता है, उसका आंसर पता है कि ये आंसर है इसका, ठीक है, हम टिक करेंगे और वो मार्क करेंगे। कितना टाइम लगा, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कितना लगा, 5 या 10 सेकंड लगा। टाइम कितना बच रहा है ये देखो आप, अगर आपके साइंस तैयार है तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आ गया, लगातार जो डी ग्रुप के पीछे के एग्जाम हुए थे पिछले डी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर लगातार क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास के बारे में किसने बताया था, तो किसने बताया था, डार्विन ने, तो जिनको पता था उन्होंने क्या किया, स्पष्ट डार्विन कर दिया, तो 1% भी उनको दिक्कतें नहीं हुई। तो टाइम की भी बचत होती है, और दूसरा कम मतलब इसका सिलेबस कम है और क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हमारे को उससे प्लस पॉइंट है। तो आप जनरल साइंस के लिए हमसे जुड़िए, ताकि आपको बेहतर दिन के अंदर हमें आपको साइंस है जो आपके कंपटीशन की साइंस है उसको अच्छी तरह से कवर करवा देंगे। अच्छा, अब हमें पता, देखो क्या अब पता होना चाहिए थोड़ा सा पहले, आज की क्लास में कुछ ज्यादा हम टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर जो मतलब कंपटीशन साइंस है या जनरल साइंस है उसके अंदर कितने पार्ट रहते हैं और कौन से पार्ट के अंदर क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो आप जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर जैसे आपके पास नाम आता है जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान नाम आता है, तो आपके सामने 3 शाखा यानी 3 ब्रांच आती है। आपके दिमाग में क्या चलती है, 3 ब्रांच, कौन सी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यही बात है, ये चीज चलती है हमारे दिमाग में कि साइंस कौन सी होती है, साइंस के 3 पार्ट रहते हैं, कौन कौन से, जीव, रसायन और भौतिक। अब आपके एनटीपीसी है या राजस्थान के अंदर भी कुछ वैकेंसियों के अंदर आता है, जैसे आगे आपकी ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है तो उसके अंदर भी हो सकता है, और एनटीपीसी में तो है इन्वायरमेंट और जोड़ दिया गया, यानी पर्यावरण के बारे में और क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन तो 100% ही मिलेगा आपको। पीछे के एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन इसमें से एनवायरमेंट के बारे में पूछा गया था, तो आप इन तीनों के साथ साथ आप एनवायरमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। इन्वायरमेंट होता क्या है, जो हमारे चारों तरफ वातावरण यानी चारों तरफ हमारे जो पर्यावरण है वही क्या है, पर्यावरण है, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, और पोल्यूशन, इसके अंदर पर्यावरण के अंदर जो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे ना, पोल्यूशन, प्रदूषण, पोल्यूशन से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या पर्यावरण के कोई डेट होती है, जैसे मतलब पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है, या कोई आपदा हुई वो किस समय आई, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट का भी हमारे 2-3 डे की क्लास रहेगी, तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। अच्छा, दूसरा रहता है जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी सजीव है, जितने भी जंतु है, जितने भी सजीव आ गया नाम, तो पेड़ पौधे भी आ गए, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, यानी उसका क्लासिफिकेशन, यानी कितने भाग, जातियां, उनके संघ क्या है, वर्ग क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, और
जंतुओं के भी जातियों वगैरह में अध्ययन करेंगे, उनकी जीवन क्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधे हैं, जंतु है, वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अच्छा, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो रसायन विज्ञान से मिलकर बनी, यानी रसायन विज्ञान के अंदर ही हम उनका अध्ययन करते हैं। रसोई घर में चले जाओ, रसोई घर में जैसे ही हम खाना बनाते हैं तो नमक की जरूरत रहती है। नमक क्या है? NaCl, साल्ट ना, तो वो क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी रासायनिक पदार्थ है वो भी, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास जितने भी पदार्थ है, चूना है, सीमेंट है, वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनका निर्माण होता है, वो हम रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान, इसके अंदर भी बहुत बल, गति, ऊर्जा, ठीक है, उससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये तो ब्रांच तो पता चल गई कि सामान्य विज्ञान की ब्रांच क्या होती है, ये तो पता चल गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे एनटीपीसी की हम बात करें, जो बच्चे एनटीपीसी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ने तो पढ़ रखा होगा। अब नॉन साइंस जो भी साथी है हमारे नॉन साइंस के, तो उनको दिक्कत रहती है इसके अंदर बहुत सारी, तो वो इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने बुक से पढ़ रखा है, लेकिन एक एक बार आप वीडियो देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एनटीपीसी है, उसके अंदर कौन सा सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं कि जीव विज्ञान का क्या सिलेबस है, रसायन का क्या है और भौतिक का क्या है। क्योंकि हमें जब तक सिलेबस का पता नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत लंबी है, जीव विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक है। आप 11th 12th बीएससी की बुकें उठा के देख लो, बहुत सारे टॉपिक है, वो तो कंपटीशन के अंदर सब नहीं आएंगे। तो हमारे पास क्या टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम पढ़ लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये सिलेबस करना है, और हम आगे रेगुलर टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस होगा उस टॉपिक टू टॉपिक हमें आगे क्लासें करते रहेंगे। तो देखते हैं अपने, तो हम बात करें एनटीपीसी के अंदर सिलेबस के बारे में। जो हमारा टारगेट है कि अब की बार एनटीपीसी पार, तो हम बात करें कि इसके अंदर देखो जीव विज्ञान के अंदर सिलेबस क्या रहेगा और रसायन विज्ञान के अंदर सिलेबस क्या रहेगा। तो बहुत ही सिंपल से हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, आप इनको एक प्रैक्टिकली तरीके से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, कक्षा 9th और कक्षा 10th के आपके जो एनसीईआरटी बुक है वो लेके आओ और उससे आप साइंस पढ़ो। तो वीडियो को जैसे आप देख के उसमें से आप देखो तो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाई हुई चीजें हैं। वैसे अपने जो कंपटीशन तैयारी करते हैं कक्षा 6 से 10 तक की बुकों से ही लगभग क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन जैसे आता है वो क्या होता है बाहर से आ जाते हैं, जो बड़ी क्लासें हैं उनमें से आ जाता है। हम करेंगे वो 11th 12th के टॉपिकों में से करेंगे और 9th 10th के भी बुक में से कुछ करेंगे, तो आपको आसानी से मिक्सअप समझ में आ जाएगा। तो देखो जीव विज्ञान के अंदर हमारा पहला आपके क्या लगा, जीव जंतु का वर्गीकरण। जीव जंतु का वर्गीकरण का मतलब समझते हो ना, वर्गीकरण का मतलब है कि उनको अलग संघ के अंदर यानी अलग अलग संघ के अंदर विभाजित करना, अलग अलग जातियों के अंदर विभाजित करना, ठीक है, यानी अलग अलग जातियां रहती है। पानी में रहने वाले जीवों की अलग रहती है, स्थल पर रहने वाले जीवों की अलग जातियां रहती है, और जो कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं ऐसे जीव उनके अलग जातियां रहती है, पादपों की अलग अलग जातियां रहती है। तो उनको हम क्या करेंगे, जीव जंतु सभी है उनको हमें एक वर्ग के अंदर यानी अलग अलग जातियों के अंदर क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले टॉपिक के अंदर तो हम उनका वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा जीव कौन सी जाति में है, कौन सा संघ है उसका, और उसका रहने का स्थल वगैरह है वो कहाँ है। अच्छा, जीव दूसरा देखो जीवों और पौधों में जीवन प्रक्रियाएं। अब देखो कोई भी जीव है वो जीव है यानी सजीव है, उसकी दैनिक जीव क्रिया तो होगी, जैसे अपनी होती है दैनिक क्रिया कि हम क्या करते हैं, हम किस तरह से भोजन खाते हैं, किस तरह से हमारे पाचन प्रक्रियाएं होती है,
ठीक है, जल का अवशोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, वो सब चीजें होती है। उसी तरह से सभी जीवों और सभी पौधों के अंदर किस तरह से भोजन की प्रक्रियाएं होती है, कैसे उनका जीवन काल होता है और दैनिक जीवन उनका कैसा होता है, उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। किसके अंदर? जीवों और पौधों में जीवन प्रक्रिया के अंदर। बहुत अच्छे से आने वाली बातें हैं, आने वाले क्लासें हैं, बहुत ही अच्छी है। आप रोजाना देखना, बहुत अच्छी क्लासें मिलेगी आपको। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा यहाँ लगा, ये दो चीजें है ना, इनमें तो कोई भी साइंस नॉन साइंस, साइंस वाले बच्चों को तो 1% भी दिक्कत है भी नहीं, और नॉन साइंस है जो साथी नॉन साइंस के हैं उनको यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है, विभाजन होने वाला है, अलग अलग वर्गीकरण होने वाला है। ठीक है, इनके अंदर वो कैसे जीवित रहते हैं, कैसे भोजन करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां आ जाती है दिक्कत भी, आनुवंशिकता क्या है, विकास क्या है। विकास तो बहुत बड़ा योगदान है साइंस के अंदर, विकास का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी के अंदर क्या हुई थी, जीवों का प्रोग्रेस यानी कैसे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है विकास के अंदर। विकास छोटी क्लासों के अंदर कुछ बुक साइंस की बुकों में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, जैव विकास है, उसके अंदर जीवों का विकास कैसे हुआ उनके बारे में अध्ययन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो। उनके जनक कौन है? डार्विन। ये नाम ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे मैंने बता चुका हूं आपको कि डी ग्रुप में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विकास या विकास के जनक कौन है, तो डार्विन है। अच्छा, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अपने सीधा ध्यान रखते हैं मेंडल को, इसको मेंडल ने, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। आपको कुछ याद हो तो 10वीं क्लास के अंदर आप थोड़ी ध्यान दो, कल 10वीं क्लास के अंदर आपको एक पूरा मिल जाएगा मेंडल का आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या होती है उसके बारे में। ये होती है आनुवंशिकता, क्या होती है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना। जैसे माता पिता के गुण बच्चों में आना, वो क्या है? उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साइंस के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी समझ गए होंगे भी क्या होता है। ये नॉन साइंस है, उनको बता दूं कि भी दादा परदादा माँ बापा लक्षण आना और माँ बापा लक्षण आगना अपने बेटा माना, या अपने जो पुत्र होंगे पुत्री होगी उनके अंदर वो लक्षण आना क्या होता है? आपके आनुवंशिक लक्षण। विकास, विकास क्या होता है कि जीवों की प्रगति कैसे हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज थे किसी टाइम में, आदि मानव से पहले की बात करें अपने, तो क्या थे? बंदर को माना जाता था। तो बंदर किस किस तरह से विकसित हुआ और एक मनुष्य का निर्माण हुआ, उसी तरह से जितने भी पृथ्वी पर जीव है उनके भी क्या थे? जो जनक या हम कह सकते हैं पीछे के जीव थे, वो कम प्रोग्रेसिव थे, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके वो जीव बन गया है। ठीक है, तो विकास बहुत बड़ा महत्व है विकास का साइंस के अंदर। अच्छा, रोग कारण और इलाज, इसके अंदर हम बात करेंगे किन के रोगों की? मानव रोग की, यानी मनुष्य में होने वाले रोगों की, और रोगों का कारण क्या है, उस रोग का होने का कारण क्या है, उस रोग के लक्षण क्या है, और उस रोग को इलाज या हम कह सकते हैं रोकथाम हमें कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल भी मत चूकना क्लास है। अगर बाई चांस आप चूक भी जाते हो तो बाद में कर लेना, 1-2 दिन बाद में कर लेना, लेकिन एग्जाम से पहले इस क्लास से मत चूकना कि रोग, इलाज और रोग का कारण क्या होता है, उसके लक्षण और इलाज। कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे आपके स्टेट लेवल का है या आपके सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे है, चाहे आप आरएस आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो आप, जिसके अंदर जनरल साइंस है उसके अंदर रोगों से रिलेटिव क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना। तो ये थे हमारे जीव विज्ञान का सिलेबस। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले ये बात मैं बता चुका हूं आपको, और पढ़ेंगे तब तो काफी इंटरेस्ट आने वाला है।
तो जरूर जुड़ जाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बटन को दबा दें। अच्छा, रसायन विज्ञान। हाँ भी, रसायन विज्ञान क्या होती है? रासायनिक पदार्थ दैनिक चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है इसके कारण। कैसे? रसोई में जाओ तो नमक, खाने का सोडा क्या है? रासायनिक पदार्थ है। कपड़े धोने के लिए जाओ बाथरूम, क्या है? साबुन मिलेगी आगे। साबुन क्या है? रासायनिक पदार्थ है। अपमार्जक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। फिर हम बीमार हो जाते हैं, कोई रोग हो जाता है, तो जितनी भी दवाइयां लेकर आते हैं हम, जितनी भी मेडिसिन है, वो सब की से मिलती है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाई जाती है, रासायनिक फैक्ट्रियां वगैरह वहां से बनती है। अच्छा, तो सारी चीजें, हमारा बहुत सारा दैनिक जीवन इन पर डिपेंड है, रासायनिक विज्ञान पर डिपेंड है। तो देखो कौन कौन से सिलेबस होगा हमारे एनटीपीसी के अंदर, क्योंकि एनटीपीसी अब की बार पार, किसी भी हालात के अंदर नहीं चूकेंगे, और साइंस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा हमारा ऐसा कि हम एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप पढ़ाई करो। अच्छा, तो देखो रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक है परमाणु और अणु, एटम और मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है ना, तो मेरी जो आपके वीडियो लिस्ट है नीचे लिंक में, इसका वीडियो बनाया हुआ है परमाणु का, वो समझ लेना कि खोज कैसे हुई, ये वो डिटेल के अंदर। और क्योंकि कंपटीशन है, तो कंपटीशन के अंदर क्या सब्जेक्ट के बारे में नहीं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप से यहाँ पर पढ़ लेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज यानी बहुत डिटेल के अंदर थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो आप लिंक में नीचे वीडियो देख सकते हो, एटम के बारे में बनाया हुआ है, तो वो देख सकते हो। अच्छा, तो परमाणु क्या होता है? जो हम बहुत बड़े पदार्थ को विभाजित करते हैं, तो अंतिम में एक छोटा कण प्राप्त होता है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु के तत्वों से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि रासायनिक विज्ञान जैसे ही नाम आता है ना, आप नॉन साइंस के कोई साथी है मेरे, तो आप कभी भी साइंस वालों से पूछते, 11th-12th के बच्चे से पूछते, अरे केमिस्ट्री किया रे, केमिस्ट्री सॉरी एक दोरी है, कब बड़ी दोरी है, केमिस्ट्री कठिन है। लेकिन ये मन का वहम है, कुछ भी नहीं। आप इनको टॉपिक से डरिए मत कि ये क्या की हुई है, रिएक्शन है कैसे की हुई है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, हम आसानी से इनको कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा परमाणु और अणु। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नया पदार्थ बनता है वो रिएक्शन के द्वारा बनता है, रिएक्शन के द्वारा ही बनता है। जैसे मान लो हमें NaCl यानी नमक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? HCl और NaOH को मिक्स करेंगे, तो इसका निर्माण होगा NaCl का, जैसे HCl प्लस NaOH, इसका निर्माण होगा NaCl प्लस में H2O, नमक प्राप्त हो गया ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से किसका निर्माण होता है? रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कैसे आया, ये तत्व क्या है, ये सब चीजें आसानी से समझ में आने वाली है, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि हम परमाणु के बाद जस्ट क्या करेंगे? आवर्त सारणी करेंगे ना, तो उस आवर्त सारणी के अंदर आपको ये हाइड्रोजन क्या है, ये HCl कैसे बना, NaOH कैसे बना, ये है क्या, NaHCl क्या है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो आगे केमिकल रिएक्शन के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, तीसरा है अम्ल, क्षार और लवण। अगर आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो नीचे लिंक में वीडियो बनाया हुआ है, अम्ल होता क्या है, क्षार क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा, कौन से ने क्या कहा, ठीक है, वो सब डिटेल में है। क्योंकि 11th का लगभग मैंने बेसिक सिलेबस है वो करवा दिया है, इसी लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से देखें अपने, कंपटीशन के हिसाब या जनरल साइंस के हिसाब से देखें अपने, तो आपको क्या पूछा जाता है? पीएच पूछा जाता है।
भी इस पदार्थ का पीएच क्या है, जल का पीएच क्या है, रक्त का पीएच क्या है। पीछे के आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, आपको पीएच का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। चाहे जल का पूछ ले, रक्त का पूछ ले, कोई एसिड का पूछ ले, कोई सा भी एसिड है उसका पूछ ले, ठीक है। तो पीएच टॉपिक है ये हम करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। मिस करना ही नहीं, क्योंकि ये जल्द आने वाली है क्लासें। क्योंकि हम अभी जैसे मतलब आज हमने बेसिक बातें कर ली है साइंस के बारे में, इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो कल से हम ये रसायन विज्ञान ही शुरू कर रहे हैं। जनरल साइंस के रसायन विज्ञान के टॉपिक को ही हम शुरू करेंगे। अच्छा, आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी सारे हम तत्व हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। 118 तत्व। कितने? 118 तत्व। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, 118 तत्वों को हम एक सॉन्ग के द्वारा तैयार करेंगे। एक सॉन्ग तो तैयार कर सकते हो आप, एक सॉन्ग तो याद कर ही सकते हो, इतने फिल्मी आप सॉन्ग तैयार करते हो, कोई पंजाबी गाता है, कोई हिंदी है, कोई हरियाणवी है। एक सॉन्ग तैयार करना है अपने को, वो तो काम ही नहीं आते, ये तो हमारे काम आने वाली बात है, ठीक है। तो हम इनको बात करेंगे डिटेल के अंदर आवर्त सारणी को। अच्छा, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। तो ये है, ये जीव विज्ञान का भी है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटिव भी है, तो ये मिक्सअप आ जाएगा। यानी प्रकृति यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संसाधन। और जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति का वह पदार्थ जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो इन दोनों का सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस आने वाला है। थोड़ा सा अपने तीसरे भाग फिजिक्स का भी और बात कर लें कि उसके अंदर सिलेबस क्या है। आगे हम बात करें भौतिक विज्ञान के सिलेबस की। थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के कौन से टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है सिलेबस, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हम करेंगे वो देखो। पहला बल और गति के नियम, यानी किसी वस्तु पर हम कितना बल लगा रहे हैं उसके बारे में, बल लगाने पर वो कितनी गति कर रहे हैं उसके बारे में, इनके नियम रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कार्य और ऊर्जा, यानी किसी भी कार्य, कोई भी हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा खपत होती है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, ठीक है। यानी हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, कितनी कम हो रही है, कौन से में ज्यादा हो रही है, वो डिटेल में बात करेंगे। ध्वनियों के प्रकार, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश, विद्युत और ऊर्जा के स्रोत, तो इसके भी ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो आगे के हम कल से जो वीडियो बनाएंगे, यानी हमारा जो क्लास रहेगी कल की क्लास है वो रसायन विज्ञान से शुरू होगी। और घबराने की 1% भी बात नहीं है कि सिलेबस 72 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, तो आपको जरूर मिलेगा, आपको 72 दिन के अंदर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, और उसके साथ में हमारा जो पर्यावरण वाला टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जरूर हम 72 दिनों के अंदर बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आज हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री के जनक कौन है या रसायन विज्ञान के जनक कौन है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर यही साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, या कोई खास बात होती है उसके बारे में, वो चीजें पूछी जाती है। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है देखो। तो अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री है यानी जो रसायन विज्ञान है उसके जनक कौन है? डाल्टन। ये नाम ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि केमिस्ट्री के जनक है वो कौन है, यानी मॉडल ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। अच्छा, अब देखो ये क्या जो हम नाम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नाम पढ़ रहे हैं, ये पहले भी नाम इसका केमिस्ट्री था क्या? नहीं, पहले इसको क्या बोलते थे? एल्केमी बोलते थे। क्या बोलते थे? एल्केमी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि एल्केमी के जनक कौन थे, ठीक है। तो जनक तो यही है, नाम बाद में चेंज हुआ था इसका, यानी पहले इसको एल्केमिस्ट यानी एल्केमिस्ट और केमिस्ट्री, बाद में नाम क्या हुआ इसका? केमिस्ट्री हुआ था।
और किसने दिया था, ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था इसका नाम, और इससे बनने वाले पदार्थों के बारे में भी बहुत बताया था। अच्छा, अब बात यह आ जाती है कि हमारे लिए केमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, केमिस्ट्री है वो रसायन विज्ञान इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट तो होगी क्योंकि हमारे शरीर के भाग यानी हमारा शरीर जल, पृथ्वी, आकाश, पर्यावरण सारे के सारी किससे बनी हुई है, केमिस्ट्री से। किससे बना हुआ है, केमिस्ट्री से बना हुआ है। तो भाई सारा संसार बना हुआ है जिससे उसको तो इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसने पूरा संसार बना रखा है उसको तो इम्पोर्टेंस देना हमारा हक है, जरूर देनी पड़ेगी, उसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा और उससे रिलेटिव क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों है, देखो कि आप देखो हमारे शरीर के अंदर, मैं अगर शरीर की बात करूं अपने, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त है वो भी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है, उनमें भी रहता है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। हमारा जो हम जलाते हैं तो राख बनती है ना, तो हमारा शरीर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, यानी किससे बना हुआ है, कार्बन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर, तो ऑक्सीजन क्या है, क्या है, रासायनिक कण है कि नहीं, तत्व है या नहीं, पीरियोडिक टेबल में तत्व है ना, तो क्या है, रासायन विज्ञान है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाल रहे हैं, मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, रासायनिक पदार्थ है। वातावरण के सर आपने क्या कह दिया कि वातावरण के अंदर भी केमिस्ट्री है, कैसे, आप घूम रहे हो, आपके आसपास वायु है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसें घूम रही है आपके आसपास, तो वो क्या है, रासायन विज्ञान के तत्व ही, इसके रासायन विज्ञान के। भूमि के अंदर, भूमि के मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो किसके होते हैं, केमिस्ट्री के तत्व रहते हैं। नाइट्रोजन पोषक तत्व है, सल्फर है, सल्फाइड है, नाइट्रीकरण वगैरह होता है, ये सारी की ये रासायनिक विज्ञान, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, वातावरण, जल, ये जल मॉलिक्यूल बना हुआ, जल हो, जल ही जीवन है, वो किससे बना हुआ है, रासायनिक अणु है, ये भी H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का तत्व है या नहीं। तो क्या कह सकते हो आप, रासायन विज्ञान से क्या बना हुआ है, संसार बना हुआ है भाई। पूरे संसार के अंदर रसायन विज्ञान का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो हम आज से हमारे रासायनिक विज्ञान के जो कंपटीशन के अंदर टॉपिक रहेंगे उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप से अच्छे से करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और ज्यादा कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं आपको जैसे ही मतलब टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद जस्ट आपको चार्ट बना के बता दूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल आपको दे सकता, थ्योरेटिकल तो आपके पास बुकें भी बहुत है, बुक आपके पास है, पढ़ लो उनको, क्लास लेने का जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। टीचर का क्या फायदा रहता है, टीचर का ये रहता है कि भी हमें पता चले कि क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कैसे याद रह सकता है हमारे, और उसको हम एक बार देख लें एग्जाम से पहले तो हमें वो चीजें याद रहेगी, तो हम आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। जैसे अगर चार्ट मिलता है तो थ्योरेटिकल मिले तो उसको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। जैसे अगर मान लो कि मैंने बताया आपको वो रिएक्शन की थी अपने कि भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये तो मैं इस तरह से थ्योरी बता दूं आपको, उसका प्रयोग करके थ्योरी करके बता दी, तो वो तो अगर आप पढ़ोगे कितना टाइम वेस्ट रहता है। नहीं, चार्ट है आपके पास में, जैसे ये देखो, ये चार्ट मैंने मान लो 3 रो के अंदर बना दिया इसे, तो इसके अंदर देखो कि हमने क्या कहा कि HCl की क्रिया करवाई किसके साथ, NaOH के साथ, और प्रोडक्ट क्या बना, NaCl बना। यानी ये दोनों अभिकारक के उत्पाद यानी ये पदार्थ दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं। तो आपको इतनी की बात याद करनी है, आपको समझ में आ गया कि भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा।
तो आपको चार्ट के अंदर नोट्स मिलेंगे, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइंस आप कहोगे कि इतनी सरल है, आर्ट्स के स्टूडेंट है वो भी ये बात कहने लग जाएंगे। 72 से 73वें दिन मेरे से मिलना आपको यही मिलेगा कि सर साइंस इतनी सरल थी, या केमिस्ट्री टॉपिक होने के बाद ही मिले ना कि केमिस्ट्री इतनी सरल होती, हम दूर भागते थे केमिस्ट्री से। तो आपको वो टॉपिक अच्छे लगने लगेंगे कि हकीकत में बहुत सरल चीज है और आसानी से हमें समझ आ सकती है। तो आज की चीजें समझ में आ गई, सिलेबस क्या है, जनरल बातें हमने की, बहुत सारी बातें की, क्योंकि आज तो पहला दिन था इंट्रोडक्शन का। आगे हमारे बेहतर दिन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और हम अच्छी मेहनत के साथ, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं ताकि आप 100% सिलेक्शन दें और उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हमारे, अगर 2 क्वेश्चन भी आए साइंस के तो दोनों के दोनों सही, 50 आए तो 50 के 50 सही। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो एग्जाम के अंदर जो हमें नहीं आता हो। ये हमारा चैलेंज होना चाहिए एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के लिए। तो जिन्होंने जो हमारा चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइबर नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और कहीं पर भी समस्या आ रही है, कुछ पूछना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपसे बातचीत या पूछताछ करनी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपकी ही इच्छा थी कि कंपटीशन की साइंस है वो पढ़ाई जाए, ताकि अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, राजस्थान के एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है और आगे भी वैकेंसियां आने वाली है, ग्राम सेवक की, पटवार की भी लगभग फिक्स ही है और एनटीपीसी तो फिक्स कर ही दी है अपने। तो अब ज्यादा से ज्यादा टारगेट रहे कि हमें साइंस के अंदर अच्छे नंबर लेके आना है। साइंस क्या, सभी सब्जेक्टों के अंदर लेके आएंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा सिलेक्शन टारगेट क्या है, सिलेक्शन है हमारा टारगेट, कौन से भी सब्जेक्ट से हो। ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका टाइम अच्छा बच जाएगा, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओ ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।